हेलो एवरीवन, आई एम समीर। मैं आप लोगों को आईआईटी जैम के सिलेबस में जो काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है वो पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आईआईटी जैम का आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी जैम जो है एक मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब फिजिक्स के बच्चे जो होते हैं वो उनका ड्रीम होता है कि एमएससी जो है वो आईआईटी से करें। तो आईआईटी से एडमिशन लेने के बाद आपको फायदा भी मिलता है, आईआईटीएन का टैग लग जाता है आप पे। ठीक है। तो आईआईटीएन का टैग भी मिलता है और दूसरी बात यह है कि आप अगर आईआईटीज में एडमिशन लेते हो तो फर्दर आप मतलब जैसे कि पीएचडी करोगे। ठीक है। और भी हायर स्टडीज में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इससे आपको फायदा मिल जाता है, क्योंकि आप कहीं पे भी रहो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ो, तो उस इंस्टीट्यूट के मतलब प्रोफेसर्स के साथ आपका मतलब थोड़ा सा आप कनेक्शन बढ़ जाता है। तो आईआईटीज के प्रोफेसर से कनेक्शन बढ़ने का भी एक अच्छा फायदा भी है कि आपको हो सकता है कि प्रोजेक्ट अच्छा मिल जाए या बाहर से आपको कुछ ऑफर मिल सकता है। ठीक है। या आईआईटीज में ही उन प्रोफेसर्स के अंडर आपको पीएचडी भी मिल सकता है। तो ये फायदा भी रहता है आईआईटी से एमएससी करने का। बहुत सारे जगह पे ऐसा भी होता है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर में भी है। तो वहां पे जैसे कि आपने एमएससी भी कर ली, फिर वहीं वहीं से आपको कुछ ड्रॉप वगैरह नहीं करना है। तो आप डायरेक्टली जो है पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। तो बहुत सारे फायदा है। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मतलब अच्छी तरीके से मतलब जो आप लोग तो जानते ही होंगे कि इस एग्जाम में नेशनल लेवल एग्जाम है, पूरे इंडिया के बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो इस एग्जाम को आपको अच्छी तरीके से तो क्वालिफाई करना है, रैंक अच्छा लाना है, ताकि आपको अच्छी आईआईटीज में जो है एडमिशन मिल जाए। ठीक है। तो फायदा तो मैंने बता दिया। अभी आपको जो है कि मेहनत करना है। मेहनत आप लोग करेंगे, हर एक हमारे जो साइंटिफिक स्टडी के हर एक फैकल्टी है, तारिक सर है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है। तो मतलब उनसे भी आप वो भी आप लोगों को कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। और जैसे मैं थर्मल पढ़ा रहा हूँ तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो है कि कंसेप्ट भी समझाए। दूसरी बात यह है कि आपको ये भी मतलब बताएंगे कि कौन सा पार्ट से जो है सवाल पूछे जाते हैं। और ये भी बताएंगे कि कैसे सवाल को मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो सवाल को कितनी आसानी से कितने कम टाइम में की जा सकती है, वो ट्रिक हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे और सिखाएंगे भी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम मतलब प्रिपेयर मतलब दिल से और दिमाग से आप सोच लीजिए कि मुझे एग्जाम जो है क्लियर करना है, अच्छी आईआईटीज में एडमिशन लेना है। ठीक है। तो आप लोग जो है अभी देखिए, मैं इसको अभी अपना क्लास स्टार्ट करता हूं। पहला क्लास मैं आपको यही बताऊंगा कि सिंपल बेसिक सी चीजें बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं इस क्लास पे आपको बताऊंगा कि कौन सी टॉपिक जो है कवर करनी है हमें, जो आईआईटी जैम के इस पोर्शन की जो सिलेबस है उसमें कौन सी टॉपिक कवर करना है। और दूसरी बात है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए, पार्ट है काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स, ये लिखा हुआ है सिलेबस में। लेकिन जैसे कि मतलब हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स नहीं, हम लोग इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है। तो दो पार्ट में, दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। नेट के सिलेबस में भी है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। हालांकि नेट के सिलेबस में जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यहाँ पे आपको आईआईटी जैम के सिलेबस में जितना है, नेट के सिलेबस में इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, डीप है। यहाँ पे आईआईटी जैम के सिलेबस में जितना है उसमें आपको सिर्फ मतलब बेसिक सा चीजें पढ़ाया जाएगा कि यहाँ पे आपका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा है, आप लोग क्या है फर्मी डिराइव्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है,
ये सारी चीज आपको बताया जाएगा। माइक्रो स्टेट एंसेम्बल के बारे में बताया जाएगा। और फिर हम लोग ये पढ़ेंगे यहाँ पे कि पार्टीशन फंक्शन क्या है, पार्टीशन फंक्शन से हम लोग कैसे एवरेज एनर्जी वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मतलब आपके सिलेबस में है। और यहां से कुछ एडवांस टॉपिक भी मैं ऐड कर दूंगा, ताकि मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आजकल जो है मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो थोड़ा बहुत कभी कभार एडवांस टॉपिक भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जो है सब कुछ जो है कवर कराएंगे आपको। तो देखिए, और थर्मोडायनेमिक्स का ये जो पार्ट है आईआईटी जैम में आता है। तो आईआईटी जैम में इसका वेटेज कितना है पहले ये जान लेते हैं। आईआईटी जैम में देखिए, यहां से आपको लगभग आप अगर देखेंगे कि 2020 का और 2019 का, और भी अगर 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लोग देखेंगे या 21 का भी देखेंगे, तो यहां से आप लोग देखेंगे कि 14-15 मार्क का सवाल आपको पूछा जा रहा है। यानी 30% सवाल आईआईटी जैम का, यहां से आपको 30% मार्क्स का सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम में 30% मतलब बहुत ही अच्छा मतलब खासा अच्छा खासा जो है नंबर है, मार्क्स है। तो आप अगर यहां से मान लीजिए 10 नंबर भी कर लेते हो, या 15 में से तो 15 नंबर ही कर लेते हो, तो बहुत ही अच्छा है। 10 नंबर ही भी अगर यहाँ से इस पार्ट से कर लेते हो, तो कितना फायदा दे सकता है ये चीज आपको। और ये चीज अभी आपको, अगर जैसे कि मैं आईआईटी जैम के लिए आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, अब जब आप नेट का एग्जाम दोगे, तो नेट का एग्जाम में भी ये चीज है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है, जितना यहीं पे यहाँ पे है उतना थर्मोडायनेमिक्स इस पे भी है, नेट के सिलेबस में भी है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यहाँ पे आपको जो है पढ़ाया जा रहा है जितना, मान लीजिए 30% नेट के सिलेबस का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, बाकी 70% स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का आपको नेट के सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस पार्ट को अगर थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पार्ट को अगर पूरा आईआईटी जैम का सिलेबस कवर कर लेते हो, तो नेट के लिए भी आपका 60% सिलेबस कवर हो जाता है, 60-65% सिलेबस कवर हो जाता है। तो बहुत फायदा हो रहा है आपको, क्योंकि आप अगर इसको अभी मतलब प्रिपेयर कर रहे हो। आपको मैंने आईआईटी जैम में बताया कि 15-14-15 मार्क्स 30% मार्क्स यहां से आपको मिल जाते हैं। और बाकी आपको अगर मैं बताऊं कि इस पे नेट के क्वेश्चन पे कितना मार्क्स वेटेज कितना है इस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का वेटेज आपको मिल जाता है, दिखाई देगा 35, कभी कभार 38। ठीक है, इस रेंज पे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहां से आप 35 किसी पेपर से, किसी पार्ट से 35 मार्क्स आ रहा है, पार्ट बी में भी आ रहा है, पार्ट सी में भी आ रहा है, इसको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये पार्ट अगर आप मतलब अभी से ही अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो आपको आगे जाके नेट के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा आसानी भी होगी आपको उस एग्जाम के लिए तैयारी करने में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि इस पार्ट को क्या बताया मैंने, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्या बताया, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स, और क्या बताया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इन दो पार्ट में डिवाइड होता है। इन दोनों को मर्ज किया करके एक पार्ट बनाया गया है कि थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट। चलिए, तो दो अलग अलग मतलब सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, लेकिन एक साथ रखा हुआ है। तो बेसिक सा डिफरेंस क्या है इसमें, और क्या मतलब सिमिलरिटी क्या है, देखते हैं। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों ही है स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या है, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक
दोनों में ही हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी है डिफरेंस, ये सिमिलैरिटी हो गया, दोनों में ही है, स्टडी करते हैं सेम चीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में देखिए यहां पे इसको स्टडी करते हैं यूजिंग एम्पिरिकल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यूजिंग एम्पेरिकल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और यहां पे क्या करते हैं, इसको मतलब निकालते हैं, इसको कैसे, फ्रॉम, ये स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक फ्रॉम माइक्रोस्कोपिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो यूजिंग एम्पिरिकल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये फ्रॉम माइक्रोस्कोपिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, जैसे कि यहां पे बताया आपको, अभी तो बता दिया, अभी दिखा भी देते हैं कि क्या मतलब कैसे निकाल रहे हैं। देखिए, चलिए आप यहाँ पे नोट कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, नोट करते रहिए, ठीक है। तो देखिए इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। मैंने क्या कहा, इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इंटरनल एनर्जी है, दोनों पे ही हम लोग सेम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें भी स्टडी कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को। देखिए एक और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, इस पे भी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। देखिए अभी इंटरनल एनर्जी यहां पे निकाल रहे हैं, देखिए हाफ ऑफ एफ एन आर टी, इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला है। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन है नंबर ऑफ मोल, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, ठीक है। एफ क्या है, एफ है यू माइनस टी एस, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स में होता है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, के टी स्क्वायर, के क्या है, के बी टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी ऑफ एल एम जेड। और यहां पे क्या होता है, माइनस के बी टी एल एम जेड, ठीक है। तो फर्क यह है कि ये क्या मतलब इंटरनल एनर्जी कहां से आ रहा है, इंटरनल एनर्जी आपको कॉन्सेप्ट जो मिल रहा है इंटरनल एनर्जी का, वो मिल रहा है डी क्यू दैट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यहां से मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एम्पिरिकल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये 4 लॉ है आपका। तो डी क्यू दैट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मिल रहा है। तो इससे हम लोग जो है इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हैं। वहीं पे अगर यहाँ पे एंट्रोपी है, देखिए एंट्रोपी आपको कहां से मिल रहा है, डी एस दैट इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी, क्या है ये, कौन सा लॉ है, ये आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का स्टडी कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का, बाय यूजिंग एम्पिरिकल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें मिल रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, हम लोग देखिए यहां पे माइक्रोस्कोपिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताएगा, जैसे कि माइक्रो स्टेट है, मैक्रो स्टेट है, ठीक है। तो इंस्टेट का एंसेंबल का अभी जो है आपको ये जेड क्या है, जेड है पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। क्या है, पार्टीशन फंक्शन है। z क्या है, z दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। बीटा क्या है, बीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय के बी टी, के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये टी है, ठीक है। ई आई क्या है, एनर्जी ऑफ आई स्टेट, किसी भी कौन से स्टेट का हम लोग ले रहे हैं एनर्जी। जी आई क्या है, डीजेनरेसी है, ठीक है। तो यहां से आपको जो है Z अगर माइक्रोस्कोपिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, Z अगर निकल जाए तो Z के जरिए हम लोग U का वैल्यू निकाल सकते हैं, F का वैल्यू निकाल सकते हैं, S का वैल्यू निकाल सकते हैं, S यानी एंट्रोपी, P का वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रेशर, केमिकल पोटेंशियल। तो इस साइड में हम लोग आप देख सकते हो कि किसके जरिए निकाल रहे हैं, माइक्रोस्कोपिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या है, Z क्या है, पार्टीशन फंक्शन। और यहां पे हम लोग देखिए कि सेम चीज हम लोग निकाल रहे हैं बाय यूजिंग द एम्पेरिकल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है।
तो बेसिक सा आपको डिफरेंस यहां पे पता चल गया कि थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, तो ये चीज आपको पता चल गया। अभी इस वीडियो में मैं आपको मतलब बताऊंगा कि इस कोर्स को आईआईटी जैम का काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट है, इस कोर्स को मतलब क्या क्या कौन सी टॉपिक इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्कस करूंगा मैं कौन सी टॉपिक, ये मैं अभी यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, नोट करने जा रहा हूँ। आप लोग जो है कॉपी निकाल लीजिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता भी दूंगा कि टॉपिक में क्या क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, जितने भी यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चलो आपको बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम, सराउंडिंग्स और यूनिवर्स। कोई भी टीचर थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाता है वो पहला टॉपिक यही पढ़ाता है। ठीक है, बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, पूरा कंसेप्चुअली हम लोग इस कोर्स को पढ़ेंगे और मतलब कंसेप्ट भी समझेंगे और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है, सारी चीज मतलब बिल्कुल मतलब सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर, इसमें क्या होता है सिस्टम सराउंडिंग्स, और क्या होता है नहीं होता है वो तो बाद में बात करेंगे। चलिए सिस्टम सराउंडिंग्स यूनिवर्स है, और इस पे और क्या चीज पढ़ेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, और अभी आप नोट करते जाइए। दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन कैसा होता है कि दो एक पॉइंट यहां होगा, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, दोनों के अलग अलग पाथ होंगे। तो जो प्रॉपर्टीज, जो वेरिएबल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पाथ पे डिपेंड करता है वो पाथ फंक्शन होता है, जो पाथ पे नहीं डिपेंड करता है वो स्टेट फंक्शन होता है। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन नेट के सिलेबस में और आईआईटी जैम के सिलेबस में पूछा जाता है, नेट के सिलेबस में भी पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते कि इतना आसान है क्या पूछा जाएगा यहां से, नहीं, किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए तीसरा टॉपिक है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल्स से नेट के सवाल में पूछा जा चुका है, तो इसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो, आईआईटी जैम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या क्या होता है कि आप एक सिस्टम को आधा डिवाइड कर देते हैं, अगर मतलब कौन सा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, वही से हम लोग जो है इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं। तो चलिए चौथा चीज जो पढ़ेंगे वो है आइडियल गैस। आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस मतलब वो फिर आइडियल क्यों कहा जाता है, रियल में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी 5वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि एक सिस्टम ए है और दूसरा सिस्टम बी है, ए बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और मान लीजिए और एक सिस्टम है जो कि है सी, ए सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी ए बी और ए सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही चीज जो है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, ये पढ़ेंगे, इसमें आपको थर्मल इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट भी पता चलती है यहां से। तो चलिए थर्मल इक्विलिब्रियम से बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं एग्जाम के क्वेश्चन। अगर आप मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो ना, तो उससे पहले आप थोड़ा सा नॉलेज ले रहे हो कि क्या क्या चीज है इस पे और क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ये दो चीज आपको नॉलेज लेना जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले, अटेम्प्ट नहीं तैयारी भी करने से पहले ये सारी चीज देखिए कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आसानी आपको ही होगी। चलिए वो तो हम भी बता देंगे आपको। छठे नंबर में क्या पढ़ेंगे,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या मिलता है, dq दैट इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dq प्लस d दैट इज इक्वल टू du प्लस d, कैसे एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे आपको फॉलो किया जाता है, इसी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको मिल चुका है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मो डायनामिक प्रोसेसेस। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस है आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्वासी स्टैटिक। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे उसमें। आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या क्या होगा ईच प्रोसेस में, और हर एक प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में बिल्कुल, मतलब यहाँ से और भी सवाल पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों का अगर मैच किया जाए तो बहुत अच्छा अच्छा सवाल बन जाता है और अच्छा अच्छा सवाल भी पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेट के एग्जाम में, जैम के एग्जाम में के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए थर्मोडायनामिक प्रोसेस बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में आपका, जैसे कि आप लोगों को पता है, कार्नोट साइकिल में क्या क्या होता है, साइकिल है, यानी ये मतलब शुरू होता है फिर उसी पॉइंट पे जाकर खत्म होता है। ठीक है, कुछ प्रोसेस के बाद पहले होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये चार प्रोसेस मिला के आपको क्या होता है, कार्नोट साइकिल जो है प्रिपेयर हो जाता है। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी पढ़ेंगे और कार्नोट साइकिल से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे हीट इंजन पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या कैसे आ रहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, ये है ना कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में आपका हीट जो हो रहा है कि फ्लो हो रहा है, लेकिन आप कभी एक्सटर्नली अगर कुछ वर्क ना करें तो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में कभी भी हीट फ्लो नहीं होगी। तो इसके वजह से हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मिल जाता है। और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी के भी बारे में, एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि फ्री एक्सपेंशन मतलब वहां पे वैक्यूम में किया जाता है, बिल्कुल वैक्यूम में एकदम वर्क डन जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे जूल फ्री एक्सपेंशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डेल्टा यू भी जीरो हो रहा है, डेल्टा क्यू भी जीरो है, डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो हो रहा है। ये सब बात करेंगे। फ्री एक्सपेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूंगा सीपी एंड सीवी और एज वेल एज गामा क्या है, रेशियो इन दोनों का। ठीक है, तो एंट्रोपी और सीपीसीवी से मिला के या अलग अलग भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे आगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, फर्स्ट यानी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ हो चुका, थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ, चार लॉ अभी तक खत्म कर दिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग, ये होता है ना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में कोई थर्मल मोशन आपको दिखाई नहीं देगा। यहां से आपको जो कॉन्सेप्ट मिलता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी और वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ये सारी चीज फॉर्मूला से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये तीन चीज आपको मिलती है। यहां से फॉर्मूला है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी वगैरह वगैरह, तो यहां से फॉर्मूला से भी सवाल पूछा जाता है और फॉर्मूला को यूज करा के भी, मतलब आपको हो सकता है फॉर्मूला दिया हो ये क्वेश्चन में या नहीं दिया हो, तो यहां से सवाल, अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग जो है थर्मो बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे फेज ट्रांजिशन पढ़ेंगे अब। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि गैसियस फेज होता है, लिक्विड फेज होता है, सॉलिड फेज होता है। तो कैसे फेज ट्रांजिशन हो रहा है। और दूसरी बात है, यहां से हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे जो कि है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट हीट होता है आपका क्या मिल जाता है? लेटेंट हीट दैट इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल एस। डेल एस दैट इज इक्वल्स टू एस टू माइनस एस वन। तो लेटेंट हीट के बारे में भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या चीज पढ़ना है वो देख लेते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट पढ़ लिया। अभी पढ़ेंगे 16 17 नंबर 17 टॉपिक है आपका। क्या अभी होगा? क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन। क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन, जैसे कि क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन dp by dt दैट इज इक्वल्स टू L यानी लेटेंट हीट डिवाइडेड बाय T डेल V। ठीक है, तो ये क्लॉसियस इक्वेशन कैसे, क्लेपेरन इक्वेशन कैसे आ रहा है। और दूसरी बात है, यहाँ से सवाल अगर पूछे जाता है तो कैसे पूछा जाता है, कैसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे इसको। अभी ये फेज ट्रांजिशन खत्म हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में बात करेंगे। आप बेसिक इसको कोई कहीं कहीं पे पहले पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मैं मतलब ये फेज ट्रांजिशन के बाद आपको ये पढ़ाऊंगा ऑफ गैस। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा आपका काइनेटिक थ्योरी में वो ब्राउनियन मोशन वगैरह होता है। ठीक है, आइडियल गैस का ये सारी चीज मैं बताऊंगी यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे वंडर वाल गैस के बारे में बात करूंगा, जो कि और एक नाम क्या है? रियल गैस। ठीक है, रियल गैस का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आइडियल गैस के बारे में तो थोड़ा बात कर लिया था पहले। अभी यहाँ पे बात करेंगे कि आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में जो डिफरेंस क्या है, वो चीज यहां पे बात करेंगे। ठीक है, अब आइडियल गैस रियल गैस के बारे में बात कर लिए। अभी रियल गैस जो मिला है, यहां पे क्रिटिकल कांस्टेंट भी मिलता है। ठीक है, तो क्रिटिकल कांस्टेंट भी मिलता है, तो हम लोग क्रिटिकल कांस्टेंट पढ़ेंगे। वंडर वाल इक्वेशन है। ठीक है, वहां पे तो क्रिटिकल कांस्टेंट Vc दैट इज इक्वल टू 3b, Pc दैट इज इक्वल टू 27a by b स्क्वायर, Tc दैट इज इक्वल टू 8a by 27rb। ये सारी चीज तो है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि रियल गैस का एक ही इक्वेशन होगा, कुछ भी और भी इक्वेशन दिया हो सकता है। तो वहां से आप लोग कैसे क्रिटिकल कांस्टेंट्स निकालोगे, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से सवाल, नेट के सवाल पूछा आता है, जैम के सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, अभी यहां से क्रिटिकल कांस्टेंट हो गया। अभी दूसरा चीज जो पढ़ेंगे वो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपार्टीशन थ्योरम, ये सारी चीज जो है ठीक है। अच्छा, अभी जो है
इक्विपार्टीशन थ्योरम भी हो चुका है। अभी बात करेंगे मीन फ्री पाथ की, जैसे कि ब्राउनियन मोशन हुआ। ब्राउनियन मोशन में मीन फ्री पाथ क्या है? मीन फ्री पाथ है कोलिजन होता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वही होता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ से अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मीन फ्री पाथ से अच्छे अच्छे सवाल मतलब नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। इस बार भी 2021 का जो सवाल पूछा जाता है मीन फ्री पाथ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मतलब अच्छे तरीके से पढ़ना है, सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना है। मतलब ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल मतलब अंदर आ जाएगा सब कुछ। मतलब टॉपिक देखेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे और कंसेप्ट, टॉपिक देखने के बाद ही कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। हाँ हाँ ये चीज है, इस मीन फ्री पाथ मतलब ये होता है, फॉर्मूला ये है, ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप का आता है। बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए आपका। मतलब अभी तो शुरुआत है, चलिए जब खत्म होगी तो मैं मतलब कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से मतलब प्रिपेयर मतलब कर पाऊं कि आप प्रिपेयर होना तो आपके ऊपर है, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत मतलब हेल्प करेंगे कि चलिए इस तरीके से आप कीजिए, इस तरीके से सॉल्व कीजिए। कोशिश तो आपको खुद करना है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस वगैरह ये तो आपको खुद करना है। तो चलिए मीन फ्री पाथ अभी हो चुका है। अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के बारे में, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इन सारे चीज के बारे में बात करेंगे। यहां से थर्मोडायनेमिक रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अभी नेक्स्ट बात करूंगा मैं मैक्सवेल्स रिलेशन के बारे में, ठीक है। मैक्सवेल्स रिलेशंस के बारे में बात करूंगा। तो मैक्सवेल रिलेशन से सवाल और थर्मोडायनेमिक दोनों को अगर मतलब एक साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां से एक अलग अलग भी सवाल पूछा जा सकता है या दोनों को मार्च करके भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। दोनों को मार्च करके भी सवाल अक्सर पूछा जाता है, आ चुका है, ठीक है। नेट में भी आता है, गेट में भी आता है, जैम में भी आता है, ठीक है। मतलब आपको मैं बता रहा हूं ना कि इतना जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी आप मतलब ये तो हो चुका, अभी पढ़ना है तो नेट का भी प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। और 27 अभी 28 नंबर में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैक्सवेल हो गया। अभी जो है ब्लैक बॉडी पढ़ाऊंगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, विन्स लॉ, रेलेजेंस लॉ, फिर स्टीफेंस लॉ, ये सारी चीज यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं ब्लैक बॉडी से, ठीक है। और फिर पढ़ाऊंगा मैं अभी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अभी इंटर हो रहे हैं, तो एंसेम्बल पढ़ाऊंगा, मैक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट, ये सारी चीज पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। फिर आपको पढ़ाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्वेश्चन पूछा, ये ऐसा भी पूछा जाता है कि फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टाइन को क्या करेंगे कि वो रिड्यूस हो जाए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सवाल यहां से बहुत आता है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का 2-3 पार्ट है, 2-3 पार्ट से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 30 ये हो गया। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज, ओमेगा वगैरह पढ़ाऊंगा। फिर आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर आपको पढ़ाऊंगा पार्टीशन फंक्शन हो गया। अभी मैं इस तरफ लिख देता हूं, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा पार्टीशन फंक्शन के बाद एवरेज
एवरेज एनर्जी कैसे निकालते हैं, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहां से हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, ये सारी चीज कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। 33 हो चुका है, अभी 34 में एक और चीज, लास्ट चीज मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, मिक्सचर ऑफ गैस, ऑफ गैसेस, ठीक है। तो बिल्कुल इतना सा टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो, ठीक है ना, तो आपका मतलब जो है कि आईटी जैम के लिए बिल्कुल काफी है, ठीक है। तो इतना टॉपिक कवर करना है आपको, मैं पढ़ाऊंगा इतने सारे टॉपिक्स आपको, कैसे कैसे मतलब यहां से क्वेश्चन आता है, कैसे आप आसानी से सवाल को जो है सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। चलो देखिए, पाथ फंक्शन जो है यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव से पूछा जा चुका है। आइडियल गैस तो मतलब बिल्कुल वो तो पार्ट है हर एक क्वेश्चन का लगभग, तो आइडियल गैस से तो ये तो कॉन्सेप्ट जरूरी है। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से पूछा जा चुका है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक बार नहीं कई कई बार पूछा जा चुका है। कार्नोट साइकिल से पूछा जा चुका है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और एंट्रोपी और सीपीसीबी यहां से कितने दफा पूछा जा चुका, मतलब आप प्रीवियस अगर क्वेश्चन देखते हो आप देख पाओगे। फ्री एक्सपेंशन से बहुत सारे सवाल पूछा जा चुका है अभी तक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी, ये सारी चीज आपको फॉर्मूला पूछा जा चुका है, क्वेश्चन फॉर्मूला दिया हुआ है, कुछ और निकालने के लिए बोला गया, पूछा जा चुका है। फेज ट्रांजिशन से कितने दफा पूछा गया, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो देख पाओगे। लेटेंट हीट से भी पूछ चुके हैं यहाँ से सवाल। क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन से भी मतलब पूछा जा चुका है, या नहीं गया तो पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। और फर्स्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वंडर वॉल इक्वेशन और रियल गैस, क्रिटिकल कांस्टेंट यहाँ से पूछ सकते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम करना है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेलोसिटी वगैरह आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ से सवाल आ चुका है। इक्विपार्टीशन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट के लिए भी है, जैम के लिए भी है, और आसान सा टॉपिक है, कैसे निकालेंगे आसानी से मैं बता दूंगा। मीन फ्री पाथ से क्वेश्चन पूछा आ चुका है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, मैक्सवेल इक्वेशन, यहाँ से दोनों को मार्क करके भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अलग अलग भी मतलब पूछा जा चुका है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से बहुत दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। माइक्रोस्टेट यहाँ से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा आ चुका है। नंबर ऑफ वेज से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पार्टीशन फंक्शन का यहाँ से आपको एवरेज एनर्जी वगैरह, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल, ये सारी चीज आपको पूछा जा चुका है। मिक्सचर ऑफ गैसेस से भी क्वेश्चन पूछा, मतलब जितना भी टॉपिक है कोई बेकार सी टॉपिक नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इतने सारे टॉपिक्स जो है आपको मैं आसानी से समझा दूंगा, और यहाँ से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल एकदम मतलब कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए, और दूसरी बात है ये भी होना चाहिए कि कैसे आप मतलब कंसेप्ट क्लियर इसी वजह से होना चाहिए कि आप गलत ना करें, और दूसरी बात यह है कि आप कैसे इसको जो है आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपके मन में डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, तो आप कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कर सकते हो। और जो है कि इसके बाद जो ये मेरा थर्मोडायनेमिक्स, ये इस कोर्स का फर्स्ट क्लास है, और दूसरी क्लास में मैं बात करूंगा, शुरू कर दूंगा यहां से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि थर्मोडायनेमिक टर्मिनोलॉजीज जो होते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह, ये सारे या एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये इनके बारे में बात करूंगा, थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि क्या चीज होता है, फॉर्मूलाज क्या क्या है, टूल्स, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद टूल्स अगर आपके हाथ में हो ना, तो आधा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो टूल्स आपके हाथ में पहले मैं पकड़ाना चाहता हूं कि टूल्स जो है, थर्मोडायनेमिक टर्मिनोलॉजीज जो है, बिल्कुल आप लोग जो है अच्छी तरीके से जान जाए।
तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम एक नंबर टॉपिक से 34 नंबर टॉपिक तक बिल्कुल आसानी से एकदम पानी की तरह आपको क्लियर भी हो जाएगा, और आप बहुत आसानी से इसको कवर भी कर लोगे। और दूसरी बात है, यहाँ से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे। इतना कर लोगे तो नेट के लिए भी ये बहुत आपको बाद में इन फ्यूचर आप नेट दोगे ना, तो हो गया ना 60% सिलेबस कवर। तो कितना काम हो रहा है देखिए। तो चलिए आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं, और तब तक आप जो है कि इस वीडियो में जितना भी आपको बताया गया, ठीक है, नोट कीजिए और थोड़ा बहुत आप कल्चर कीजिए। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉपिक बता दिया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बताया कि आ रहा है, तो आप भी देखिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जो है स्टडी कीजिए। थैंक यू।